जवारा साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। आज मैं आपके सामने लाइव आने का कई सारा बिंदु है, कई सारी बातों को समाज के बीच में रखना है, कहना है। आप सभी सम्मानित साथियों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में जुड़ने का प्रयास करें और इस लाइव वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। साथियों, जो पॉइंट मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं, उस पर आप सभी के सुझाव, विचार प्रार्थनीय है। अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो जितने भी साथीगण हमें देख पा रहे हैं, उनसे निवेदन है कि कृपया स्पष्ट करने का कष्ट करें कि आप हमारी साउंड को क्लियरली सुन पा रहे हैं। शैलेंद्र प्रताप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सभी सम्मानित साथियों को फिर से मैं निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने का कष्ट करें। हमारे समाज में, देश में यूनिटी जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है और हम सबको मिलकर एक दूसरे का सपोर्ट और सहयोग करने की ज़रूरत है। अगर हम सामाजिक समस्याओं का वास्तविक समाधान चाहते हैं तो साथियों अधिक से अधिक संख्या में शेयर करने का कष्ट करें। मैं अपनी बात तो शुरू करता हूं क्योंकि काफी टाइम भी हो रहा है। साथियों, आज का जो सबसे पहला पॉइंट है वो हमारे देश और समाज में बहन बेटियों के ऊपर बढ़ते अत्याचार और बलात्कार को लेकर के है। अभी हाल में हुई घटना कानपुर, सीतापुर, फतेहपुर, हाथरस कांड, हाथरस में एक कांड जो हुआ था बड़े रूप में, अभी जिसको कोर्ट के माध्यम से फांसी की सजा सुनाई गई है। उसके अलावा भी एक कांड हुआ है जो आपके बीच तक नहीं पहुंच पाया है और इन सभी बहन और बेटियों को बीआरपी परिवार की तरफ से आपकी इस दर्दनाक घटना, आपकी दर्दनाक मौत पर पूरा का पूरा बीआरपी परिवार बहुत दुखी और चिंतित है। साथ ही साथ समाज में उन तमाम साथियों का जिनका लगातार सहयोग और साथ बना हुआ है समाज के साथ, समाज की समस्याओं को लेकर लगातार अपडेट रहते हैं। और मैं एक जुनून देख रहा हूं, वो जुनून कि भले ही समाज में, देश में तमाम पार्टियां हैं, तमाम संगठन हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो सामाजिक चेतना है वो बढ़ती नजर आ रही है। तमाम संगठन और पार्टी को मैं देख रहा हूं जो पहले सक्रिय नहीं रहा करते थे, आज वे काफी सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं। कानपुर की घटना के बाद भी कई
संगठनों ने आंदोलन, कैंडल मार्च और प्रदर्शन करने का प्रयास किया है, उन सभी सामाजिक संगठनों, समाज सेवियों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और लगातार हमारी चेतना के चलते समाज में, देश में क्या है कि जो संविधान बना हुआ है, उस संविधान को चलाने वाले जो लोग चला रहे हैं संविधान को, उनके अंदर खुद की जिम्मेदारी नहीं है कि हम यहाँ पे पुलिस इंस्पेक्टर हो गए, हम मुख्यमंत्री हो गए, हम प्रधानमंत्री हो गए, तो हमारी क्या जिम्मेदारी है। उनसे अगर संविधान को फॉलो करवाना है तो आम जनता को लगातार उनके पीछे लगना पड़ता है। आप लोगों की जागरूकता के चलते सरकार इन अपराधियों को बचाने में नाकाम नहीं हो पा रही है। और अभी आपने देखा हाथरस वाले में फांसी हो गई, सीतापुर केस में भी फांसी की तैयारी चल रही है, और कानपुर वाले में भी फांसी की तैयारी होना तय है। फतेहपुर वाली घटना में अभी उस तरीके का लेबल स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं हो पाया है, फिलहाल प्रयास जारी है। तो साथियों, कहा गया है, किसी बहुत बड़े विद्वान ने कहा है कि अपराध करना अगर गुनाह है तो अपराध सहना भी बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए हम बीआरपी परिवार की तरफ से, जो लोग बीआरपी से हैं वो तो मेरी बात को सुन ही रहे हैं, जो लोग बीआरपी में नहीं हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि सामाजिक समस्याओं को लेकर हमें लगातार अपने स्तर से, अपने प्लेटफॉर्म से लड़ते रहना है, क्योंकि ये समस्याएं, इस प्रकार की हत्याएं कहीं पर भी और कैसे भी हो सकती हैं, किसी भी बहन बेटी के साथ हो सकती हैं। और निश्चित तौर पर हम लोग मानवता के मार्ग पर हैं। आज नहीं कल हम इन समस्याओं को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। साथियों, वास्तविकता समाज में अगर अपनी बात रखनी है तो बात दो तरीके से रखी जाती है। एक तो टोटल पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि हम अपनी राजनीति चमका लें। कुछ भाई लोगों की शिकायत थी कि कानपुर हत्या केस में आप नहीं गए, जाना चाहिए था। तो साथियों, जो भी हत्याएं हो रही हैं उसमें आरपी मौर्य या बीआरपी अपनी राजनीति चमकाए या वहां पे जाकर के झूठा दुख व्यक्त करे, ये चीज हमारे संविधान में नहीं है। मैं देख रहा हूं कि अधिकांश लोग इन पर विश्वास करते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब बीआरपी अगर समाज में है, अगर डाली कुशवाहा या उसके घर वालों ने पहले से इंटीमेशन दिया होता कि ऐसा कुछ होगा, तो शायद हम किसी का इंतजार ना करते हैं। लेकिन मेरा आप लोगों से निवेदन ये है कि बीआरपी आपकी हर उस जरूरत के लिए खड़ी है जहां पर आपकी कोई मदद नहीं कर रहा है। और 10 लोग अगर मदद करने पहुंच गए हैं तो मुझे लगता है कि बीआरपी को अगले उस व्यक्ति की तलाश करनी चाहिए जहां ज्यादा मदद की जरूरत है। खैर, ठीक है, जो लोग पहुंचे उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि हमारे समाज की, देश की जनता बड़ी ही भावुक है, बड़ी ही सीधी सादी है, और वो जो उनके हितैषी बन के आते हैं षड्यंत्रकारियों की तरफ से, उनको पहचानने में भूल कर जाती है। उदाहरण के लिए अगर नरेंद्र मोदी की बात मैं करूं तो नरेंद्र मोदी ओबीसी का चेहरा बन के आपके बीच में आए हुए थे,
और वो काम बीजेपी और आरएसएस का कर रहे हैं। वैसे ही आपके समाज में बहुत सारे ऐसे लीडर आते रहते हैं जिनका जो असली रूप है वो आप पहचान नहीं पाते हैं और उनको अपना 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 कहते हुए आपके लिए भी सपना बन जाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ऐसे ही कुछ है। स्वामी प्रसाद की तो बात अलग है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य की अगर मैं बात करूं तो वह व्यक्ति मौर्य हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी इलाहाबाद में अखाड़े के एक बाबा जी मिस्टर नरेंद्र गिरी की हत्या हो जाती है। उस मामले में उन्होंने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। वहां पर गए, योगी भी गए, केशव प्रसाद भी गए और तमाम और जो लोग अपने आप को चमकाना चाह रहे थे राजनीति में वे सब गए और परिणाम ये हुआ कि सीबीआई जांच का आदेश दिया गया, एसआईटी गठित हुई और उस गठन के बाद बड़ी बड़ी बातें बोली गई कि हम न्याय दिलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मेरा प्रश्न है, अगर केशव प्रसाद मौर्य जी वास्तव में अगर मौर्य होते तो समाज की बहन बेटियों के साथ जो दर्द हो रहा है उसके लिए वो बंदा लड़ सकता था, लेकिन आपकी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो, बलात्कार हो। केशव प्रसाद मौर्य को दर्द नहीं है और अगर दर्द नहीं है तो वो इंसान हो ही नहीं सकता, और अगर इंसान हो नहीं सकता है तो मौर्य कहलाने का उसका कोई अधिकार। डाली कुशवाहा को लेकर के तमाम लोग एसआईटी गठन की बात कर रहे हैं, सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं। मेरा प्रश्न यह है कि जब अपराधी प्रतीक ने गुनाह कबूल कर लिया है तो उसको सीधे सीधे फांसी पर चढ़ा देना चाहिए, लेकिन नहीं। अभी भी वो थाने में बैठ के एक वीडियो भी वायरल हुई थी। उस वीडियो में आपने देखा कि जो सीओ है, वहां का स्थानीय सीओ है, उसको ये बोल रहा था कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, और आज अगर पैसा है आपके पास, पॉलिटिकली आप मजबूत हैं, तो आप न्याय भी अच्छा कर सकते हैं और अन्याय भी अच्छा कर सकते हैं। तो आज वर्तमान देश के अंदर न्याय करने वालों जितने भी सत्ताधारी लोग हैं उनमें न्याय की जो बात है या न्याय करने की जो क्षमता है कह सकते हैं, या न्याय करने की जो उनका उद्देश्य है वो ना के बराबर है, मर गया है। अन्याय करने वाले राजनीति में बहुत पहुंच गए हैं। साथियों, बड़ा दुख ये होता है कि चलो डाली बेटी को हमने न्याय दिला दिया, सीतापुर कांड में बेटी को न्याय दिला दिया, हाथरस में न्याय दिला दिया, 2-4-10 केस हमने हैंडल किया, लेकिन हर 5वें दिन आप देखोगे कहीं ना कहीं एक बहन बेटी का बलात्कार और रेप हो रहा है। और ये दायरा जो है आपका सिर्फ उत्तर प्रदेश का है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में लोग ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं, सोशल मीडिया ज़्यादा यूज करते हैं। भारत की जो केंद्रीय राजनीति है वो उत्तर प्रदेश से शुरू होती है, इसलिए उत्तर प्रदेश की ज़्यादा से ज़्यादा खबरें हमारे और आप तक पहुंच जाती हैं। लेकिन इतना बड़ा देश है और पूरे देश की अगर मैं बात करूं तो न जाने कितनी बहन बेटियों का रेप हो रहा है, और वह रेप इसी राम राज्य में हो रहा है। बहुत दुर्भाग्य की बात है। नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, तमाम और अमित शाह जैसे लोग आए थे तो अच्छे दिन रामराज की बात कर रहे थे, और आज वो रामराज इस कदर हो गया है कि बहन बेटियों का सुरक्षित रहना दुर्लभ हो गया है। साथियों, इसके लिए जितना हम शासन प्रशासन
और सोसाइटी को जिम्मेदार समझते हैं, उतना ही बराबर के भागीदार बच्चों के पेरेंट्स को भी समझते हैं। अगर आप अभिभावक हैं, आपसे मेरा निवेदन यह है कि वर्तमान जो सामाजिक स्थिति है वो बहुत ही कठिन हो चुकी है, तो विशेष तौर से लड़कियों को, वैसे लड़कों को भी आपको अच्छी परवरिश और संरक्षण देना है, लेकिन विशेष तौर से बेटियों को, लड़कियों को कभी भी आप बाहर मार्केट में जॉब के लिए किसी भी प्लेस पर आप इस तरीके से अकेला ना छोड़ें कि वे अनजाने में इस तरीके की गलती कर बैठें, और पर्सनली उनके साथ इतना तालमेल बना के रखें कि अगर उनके साथ इस प्रकार की कोई भी घटना की सूचना मिलती है तो आपसे बिना बताए हुए, मतलब आपको वो डायरेक्ट बता सकें, ताकि समय से पहले उस समस्या का समाधान निकाला जा सके। साथियों, अक्सर हमने देखा है कि पेरेंट्स बच्चों के प्रति लापरवाह हो जाते हैं और उनको पूरी की पूरी फ्रीडम दे देते हैं, कहीं पर आओ, कहीं पर जाओ, कभी भी आओ, कभी भी जाओ, और जिसके चलते अभी बच्चों की जो उम्र होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, दुनिया उन्होंने देखा नहीं होता है और इन शिकारियों को पहचाने नहीं होते हैं, भावुकता में, अनजाने में, अज्ञानता में ये गलती कर बैठते हैं। तो ऐसी स्थिति में देश बहुत ही दयनीय स्थिति से गुजर रहा है और बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन, सामाजिक संस्थाएं, हमारे जैसे लोग जो कर पा रहे हैं वो तो करेंगे, लेकिन सबसे पहली प्राथमिक जिम्मेदारी माता पिता की है कि वे अपनी बेटियों को कहाँ भेज रहे हैं, किस तरीके से भेज रहे हैं, वहाँ का माहौल क्या है, कोई केयर करने वाला है या नहीं है, घर से वो कब आ रही हैं, कब जा रही हैं, रात में आ रही हैं, दिन में आ रही हैं, तमाम प्रकार की जो सूचनाएं हैं वो इस तरीके से रखना है और उनकी सुरक्षा आपको सबसे पहले खुद करनी है। साथियों, आगामी घटना फिर 2-4-10 दिन के अंदर होगी, ये बात तय है, और इस कदर हम फिर लाइव होकर के ये चर्चा करते रहेंगे। ऐसे ही सिलसिला आखिर कब तक चलता रहेगा? मैं फिर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा भगवान बुद्ध की तरफ। भगवान बुद्ध ने कहा था, अगर समस्या है तो उसका कारण है, कारण है तो निवारण है। तो इस देश की जो इस प्रकार की समस्याएं हैं, वो समस्याएं हो क्यों रही हैं? इसका कारण मेन है कि सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं वे खुद इस प्रवृत्ति के हैं, और जिसके चलते इस प्रकार के दरिंदों को लगातार प्रमोट किया जाता है। वास्तव में अगर सत्ता हमारे आपके हाथ में आए, सम्राट अशोक, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, लॉर्ड बुद्धा की थीम वाले शासकों के बीच में आए, हाथ में आए, तो निश्चित तौर पर हमारे देश में इस प्रकार के जघन्य अपराध करने की कोई हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। मेरा कहने का मतलब साथियों कि अंतिम समाधान सत्ता ही है, क्योंकि हमारी आदत पड़ गई है कि हम लोग फील्ड में रहकर, बाहर रहकर एक तरीके से बॉलिंग करते हैं। आरएसएस के तीन विंग हो चुके हैं इस समय, एक तो कांग्रेस, एक बीजेपी और एक नई आई हुई है आम आदमी पार्टी। ये तीनों बैटिंग करेंगे और आप बॉलिंग के लिए दिन भर इधर उधर घूमेंगे। जब मीडिया आपके बीच में कुछ कांड हो जाएगा, अभी कांड ही देख लीजिए, कानपुर की घटना मीडिया में नहीं आई, कानपुर की घटना मीडिया में नहीं आई। ऐसे न जाने तमाम कितनी घटनाएं हो रही हैं जो मीडिया वाले नहीं दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी विदेश जाते हैं, वहां से आते हैं, किराए के पैसे के नगाड़े और ढोल ले जाके एयरपोर्ट पे बजवाया जाता है और वहां से वीडियो बनाकर उसको प्रचारित किया जाता है कि पूरा देश जो है आनंदित है। जबकि सच ये है
कि पूरा का पूरा देश नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से परेशान है, पीड़ित है, और मौका अगर मिले, अगर उसके अधिकार क्षेत्र में होता तो अभी का अभी उनको इस देश से बेदखल कर देता, लेकिन नहीं। साथियों, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे संभव हो पाएगा, इस पर हमें गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। उदाहरण के लिए मैं एक समस्या ले लेता हूं। अभी हाल में आपने देखा होगा, घटना यहां पे है सौरी की। कुछ दिन पहले भगवान बुद्ध की प्रतिमा को कुछ अराजक तत्वों के माध्यम से हटवाने का प्रयास किया गया और यहां तक कि उसको सरकार की मिलीभगत से हटा दिया गया। अगर सत्ता आपके फेवर में होती, आप सत्ता में होते, तो उस प्रतिमा को छेड़ने का किसी को अधिकार या हिम्मत नहीं होती। लेकिन नहीं, सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं वो इतने दुराचारी हैं, यहां तक कि जो पुलिस वाले हैं वे भी राजनीति कर रहे हैं। हमने देखा, आपने एक ऑडियो सुना होगा, पुलिस वाले से हम बात कर रहे थे तो पुलिस वाला ये कह रहा था कि अभी मैं पता कराऊंगा कि आप कहां से हैं और क्यों इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। खैर साथियों, मेरा ये कहने का मतलब है कि जो बीजेपी है वो सावरकर की बड़ी भक्त है। आपने सुना होगा, चाहे वो अमित शाह हुए, चाहे वो मोदी आदित्यनाथ हुए, जहां कहीं पर भी जाते हैं तो सावरकर 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 की ही बात करते हैं। आप सावरकर को अच्छे से पढ़े ही नहीं। सावरकर को मोदी और योगी ने अभी तक ढंग से पढ़ा ही नहीं है। सावरकर भगवान बुद्ध का बहुत ही बड़ा फॉलोअर था और वो अपनी पुस्तक में लिखता है कि हमने मतलब विश्व में, पूरे विश्व में अगर कोई सच्चा धम्म संघ है तो वो बौद्ध धम्म और संघ है। हमने बौद्ध धर्म की दीक्षा नहीं ली, इसका यह कारण नहीं था कि जो है बौद्ध धर्म में कमियां थी या बौद्ध धर्म हमारे लायक नहीं था। उसका कहना है कि मैं बौद्ध धर्म संघ को ज्वाइन करने के योग्य नहीं था, इसलिए हमने बौद्ध धर्म की दीक्षा अपने जीवन में नहीं ले पाया और मरने के बाद भी मुझे इस बात का पछतावा रहेगा। और उन्हीं के फॉलोवर, वही सावरकर के मार्ग का अनुसरण करने वाले लोग, नरेंद्र मोदी, मोदी आदित्यनाथ, ये लोग बाहर से तो बुद्ध की बात करते हैं, बुद्ध को दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इन्हें बुद्ध से बड़ी ही शत्रुता है। और शत्रुता होने का कारण क्या है? क्योंकि भगवान बुद्ध की विचारधारा अगर देश में लागू हो गई, जन जन के बीच में विचारधारा पहुंच गई, तो निश्चित तौर पर शासन सत्ता से पहले ही रेप, बलात्कार, चोरी, बदमाशी सब खत्म हो जाएगी। और अगर ऐसा खत्म हो जाता है तो ये जो षड्यंत्रकारी लोग हैं ये राजनीति किस पर करेंगे? अपने कई पोस्ट में मेरे देखा होगा, हमने लिखा है कि अगर इस देश को कुशलता पूर्वक चलाना है तो इसके दो मार्ग है। एक तो भगवान बुद्ध का ज्ञान मार्ग और दूसरा सम्राट अशोक की शासन व्यवस्था। तो भगवान बुद्ध का ज्ञान और मार्ग कब मिलेगा? जब हमारे आने वाली पीढ़ी को, बच्चों को पढ़ाया नहीं जाएगा, बताया नहीं जाएगा, उनको समझाया नहीं जाएगा, तब तक वे ज्ञान का अर्जन नहीं करेंगे। ज्ञान का अर्जन अगर नहीं करते हैं, उन्हें पंचशील का ज्ञान नहीं है,
बुद्ध के अष्टांग का ज्ञान नहीं है, मार्ग का ज्ञान नहीं है, बुद्ध के धम्म का ज्ञान नहीं है, तो निश्चित तौर पर वे एक पशु के समान है। अक्सर आपने देखा होगा, ये जो मोदी की बात कर रहे हैं, योगी की बात कर रहे हैं, या केजरीवाल को ले लीजिए, केजरीवाल लगातार विपश्यना करता है। क्यों करता है? बुद्ध का नाम कभी वो नहीं लेता, लेकिन विपश्यना करता है। क्यों करता है? क्योंकि बुद्ध में क्या पावर है, बुद्ध की विचारधारा में क्या पावर है, वे जितने षड्यंत्रकारी हैं वो सब जानते हैं। जैसे एक तलवार होती है, तलवार की शक्ति का एहसास अगर आपको है तो तलवार को आप दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो तलवार से लोगों का गला काट सकते हैं, और दूसरे उसी तलवार से लोगों की रक्षा भी कर सकते हैं। तो सेम उसी कंसेप्ट के आधार पे बुद्ध का जो धम्म है, बुद्ध की जो विपश्यना है, उस विपश्यना को ये लोग करते हैं, आपको नहीं बोलते हैं। क्योंकि अगर आपका ब्लड ही ऐसा है कि अगर आपने विपश्यना कर ली, आप चेतना में आ गए, तो निश्चित तौर पर इस देश में धर्म रक्षार्थ आप कार्य करेंगे। लेकिन वे चेतना में हैं, और चेतना में होने के बाद वे समाज के शोषण, अन्याय को बढ़ावा दे रहे हैं। इसका कारण यह है कि जितना आप विखंडित रहेंगे, जितना आप दबे रहेंगे, जितना आप कुचले रहेंगे, उतना ही बढ़िया शासन सत्ता उनकी बरकरार रहेगी। इसलिए लगातार बुद्ध की विचारधारा को दमन किया जा रहा है, और उस दमन के चलते मूर्तियों को तोड़ना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों को तोड़ना लाजमी है। साथियों, ठीक है, अगले ने जो काम किया अपने लेवल पे ठीक किया, उसका वसूल था, प्रिंसिपल था। लेकिन यहां पर जो हमारे समाज की अगर मैं बात करूं, कमियों की अगर मैं बात करूं, छिबरामऊ की बात करूं, कन्नौज की, तो कन्नौज में जो समाज है, शाक्या समाज है, 3 से 4 भागों में बटा हुआ है। कोई सपा में है, कोई बसपा में है, कोई बीजेपी में है। मैं कई बार अपने शब्दों में बता दिया कि बीजेपी अंग्रेजों से कम खतरनाक नहीं है। अंग्रेज तो ठीक थे, लेकिन बीजेपी ठीक नहीं है। आप तो समझ जाएंगे, लेकिन कुछ तो चाटुकार टाइप के लोग हैं, वे बीजेपी छोड़ने का ना नाम लेंगे और ना उसके खिलाफ काम करेंगे। वे लगे हैं और समाज में 4 लोगों को बरगलाए हुए हैं। समाज को बहुत सारी नीड होती हैं, जरूरतें होती हैं, तो थोड़ा बहुत इधर उधर लालच दिखाकर नौकरी का पुलिस वालों से करवा देंगे, बात कर लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो समाज में लोगों को उलझाए रखते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, बसपा एक परिवार की पार्टी है, परिवारवाद में लिप्त पार्टी है। अगर बसपा के साथ आप जाते हो या बसपा का सपोर्ट करते हो, तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को सपोर्ट कर रहे हो। आपके अंदर क्षणिक बुद्धि विवेक नहीं है। अगर बुद्धि विवेक होता तो आप ऐसे अज्ञानी को सपोर्ट ना करते जो सिर्फ पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश को अपने खेती और अपना खलिहान समझता है। तीसरा, बहन कुमारी मायावती की अगर मैं बात करूं, तो मायावती का जो फाउंडेशन पहले माननीय कांसीराम के समय में था, वो फाउंडेशन अब खत्म हो चुका है, मर चुका है। उनके पीछे भी समय खराब करना आपकी मूर्खता ही कही जाएगी, क्योंकि जो व्यक्ति अपने गुरु की हत्या करवा सकता है, वो तुम्हारी हत्या करवाना, यह समाज को बेचना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। 3-4 भागों में बटे होने के नाते जितने भी लोग उसमें थे, उसमें से लगभग 50 लोगों के खिलाफ क्रॉस केस हुआ। क्रॉस केस नहीं, 50 लोगों के खिलाफ केस हुआ, और केस में इसमें लगभग 5 से 7 वकील भी थे उस एरिया में। लेकिन किसी ने हिम्मत ये नहीं जुटा पाई
कि हम क्रॉस केस करवा दें। उस बात को लेकर के हमने बहुत प्रयास किया कि हम क्रॉस केस करवा दें। पहले भी आपने एक पोस्ट देखा होगा, मैंने बोला कि एक पिटीशन के माध्यम से हम बुद्ध की प्रतिमा भी वहां लगवाएंगे और साथ ही साथ क्रॉस केस भी करवाएंगे। लेकिन जो स्थानीय लोग वहां पर हैं, जो उस केस में इन्वॉल्व हैं, वे बीजेपी के चक्कर में पड़ गए हैं। बीजेपी वाले इनको ये कह रहे हैं कि चुनाव होने दीजिए, मैं तुम्हें निकलवा दूंगा, मैं तुम्हें छुड़वा दूंगा। मेरा समाज से ये शिकायत है कि आखिर जो मूर्ति को तोड़वा रहा है या जो मूर्ति को गिरवा रहा है वही आपको बचाने आएगा, और बचाने आएगा तो क्या मूर्ति को लगवाएगा? क्या आपकी विचारधारा के लिए वो जय विजय के लिए काम करेगा? कभी नहीं काम करेगा। हमारे अंदर एक चीज है कि हम वोट देना जानते हैं, वोट लेना नहीं जानते हैं। हमें वोट लेना सीखना पड़ेगा, हमें नेतृत्व सीखना पड़ेगा, हमें अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी, तब तो हम कुछ समाज का भला कर सकते हैं, अपनी विचारधारा को समाज में लागू कर सकते हैं। अन्यथा संभव नहीं है कि आप कुछ कर पाएंगे। और ऐसी स्थिति में अभी चुनाव आ रहा है उत्तर प्रदेश 2022 का, तो बीजेपी वाले इनको गुमराह करके वोट ले जाएंगे और जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ वैसे जितने के नाम FIR हैं सब धीरे धीरे 3-3, 4-4 महीने के लिए जेल काट के आएंगे, अकेले अकेले जाएंगे। और उनको इतना भी समय नहीं मिल पाएगा कि वे RP मौर्य को फोन करके बता दें कि भैया हम जेल जा रहे हैं। वहीं पर हमारे समाज के अभी कुछ दिन पहले राजनीति करने, इन चीजों से मुझे बड़ी एलर्जी है, न जाने क्यों। अगर किसी काम को करो तो श्रद्धा में करो, ईमानदारी से करो, उसका कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकले। लेकिन नहीं, कुछ लोग जाएंगे, फोटो खिंचवा के आएंगे और ये कहेंगे कि हमारी सरकार जब आएगी तो हम आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। ठीक है, ये तो हर कोई कहता है, हर कोई जानता है कि अगर सत्ता में आप आ गए तो समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में क्या कर रहे हो? वर्तमान में हो क्या रहा है? अगर मुझे प्यास अभी लगी है तो तुम कुआं खोदने जाओगे, नलका लगवाने जाओगे, कि पहले कहीं से मुझे पानी की व्यवस्था करोगे? बात ये फैक्ट है साथियों, आज वर्तमान देश में कोई भी नेतृत्व तो ऐसा नहीं है BRP के अलावा, या अभी अभी बात में गठबंधन की भी करूंगा, उसके अलावा कि जो आपको बैलेंस राजनीति दे सके, सम्यक जो काम है वो कर सके। राजनीति का मतलब है एक बहुत बड़ा बिजनेस और व्यापार इस देश में बन गया है, और जिसके लिए बहुत बड़े बड़े व्यापारी और बिजनेसमैन लगे हुए हैं। हमें उनको रोकना पड़ेगा और तभी हम भारत देश में हर बहन बेटी को न्याय दिला पाएंगे, अपने अधिकार और सम्मान की लड़ाई लड़ पाएंगे। साथियों, एक केस और हमारे पास है, मैं अभी डिस्कस करना चाहूंगा। मिर्जापुर का केस है। योगी आदित्यनाथ का जमाना है कि जब तक आप लड़ते लड़ते अपने अधिकारों के लिए मर नहीं जाओगे तब तक आपको कुछ मिलेगा नहीं, और मर जाने के बाद क्या मिलेगा उससे हमारा आपका क्या लेना देना है। मिर्जापुर में 500 किसानों की जो जमीन है वो सरकार ने कब्जा कर लिया है। वहां पर रोड निकलवा दिया है, हाईवे बन गया है, गाड़ियां चलने शुरू हो गई हैं, टोल टैक्स वसूलना शुरू कर दिया गया है। लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी या उस प्रशासन DM की बात अगर मैं करूं, ये हिम्मत नहीं जुटा पाए कि किसानों को मुआवजा दे दिया जाए। मतलब ये पैसा जो है इंडिया से ना ला करके काले धन लाएंगे तब मिर्जापुर में बंटवाएंगे। साथियों, इनको समय बात किया था हमने, और बात करने के उपरांत 1 हफ्ते का समय भी मांगा था अगले ने, लेकिन अभी तक वो पैसा मिला नहीं। लगातार स्थानीय लोग लगे हैं वहां पर, और BRP की पहले भी घोषणा थी कि हम एक टीम भेजकर सर्वे करेंगे। साथ ही साथ अगर ये मुआवजा नहीं मिला तो BRP आंदोलन करने को मजबूर होगी। साथियों, आपको मैंने पहले स्पष्ट कर दिया, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, RSS के 3
स्टेप हैं, 3 कदम हैं। 2022 का जो चुनाव आ रहा है, आपको धोखा नहीं खाना है, आपको वाहवाही में नहीं जाना है, आपको हेलीकॉप्टर नहीं देखना है, आपको बड़ी बड़ी रैलियों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं उनमें सब ब्लैक मनी लगता है। जैसे नरेंद्र मोदी को बड़ी बड़ी रैली करने के लिए अडानी अंबानी ने फाइनेंस किया था, वैसे ही इन तमाम रैलियों के पीछे बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े पूंजीपति लोग लगे रहते हैं। और अगर उनको लेकर के, उन पैसों को लेकर कोई सत्ता में पहुंचता है तो निश्चित तौर पर वह व्यक्ति आपके लिए कार्य नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश में मिस्टर संजय कुमार जी हैं, बहुत परेशान हैं। और आपको मैं बता दूं, पहले ही हमने बोल दिया आपको कि ये आरएसएस के 3 विंग हैं। और संजय कुमार जी भी, मैं अगर जातिगत बात करूं तो ठाकुर साहब हैं। ठाकुर साहब कभी भी आपकी विचारधारा को लेकर काम नहीं करेंगे, बस बिजली पानी तक सीमित हो सकते हैं, और वो भी आपको लालच दे करके, क्योंकि स्कूलों का जो स्थिति है दिल्ली में मैं देख रहा हूं, दीवारें बनवा करके स्कूल को स्टैंडर्ड बनाया जा रहा है। अभी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का एक कंसेप्ट लेकर के आए, उसमें भी खूब थू हो रही है, लेकिन जो स्कूल का पैटर्न और सिलेबस है उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है। लोगों को केजरीवाल मॉडर्न भले लगता है, लेकिन केजरीवाल की जो स्थिति आने वाले दिनों में होगी, या जिस प्रकार से वो असफल होगा, वो चीज आपके सामने होगा। क्योंकि अभी लोगों को ये लग रहा है कि नहीं मोदी से बढ़िया है, योगी से बढ़िया है, कांग्रेस से बढ़िया है। लेकिन मैं बता दूं कि केजरीवाल की कोई थीम और कोई आइडियोलॉजी नहीं है, वह केवल और केवल आपके बिजली और पानी तक सीमित हैं। एजुकेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो अभी भी सिलेबस में वही पढ़ाया जा रहा है जो आरएसएस चाहता है। और एक वीडियो में मैं देखा कि जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं, तो किसी पॉइंट को लेकर के शिक्षा के संबंध में ही एक शब्द नहीं बोल पा रहे थे। खैर, कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी विद्वान हो जाए, मैटर वो नहीं करता है। अगर बबूल का पेड़ है तो हमें उससे कांटे मिलेगा ही, कांटे के सिवा हमें आम और अमरूद नहीं मिलने वाले हैं। तो हमें उस टॉपिक पे नहीं जाना है कि कौन कितना अच्छा बोल रहा है, कौन कितना अच्छा प्रवचन दे रहा है, ये मैटर नहीं करता है। आरएसएस एक देशद्रोही संगठन है। देश की में जितनी भी समस्या है, उस समस्या का मूल कारण आरएसएस है। और अगर आरएसएस से जुड़ी हुई कोई भी विंग काम कर रही है तो निश्चित तौर पर वो देश में या देश के विनाश के लिए कार्य कर रही है। इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। साथियों, बेस्ट विकल्प की अगर मैं बात करूं, 2022 आपके समक्ष है। मैं इसलिए राजनीतिक बात करूंगा क्योंकि राजनीति के बिना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। और राजनीति ऐसी हो कि जो स्वतंत्र हो, जिसमें हर युवा के लिए, जैसे आप अगर चाहो तो भारत देश का प्रधानमंत्री बन सकते हो, ऐसी पार्टी, ऐसी व्यवस्था की तलाश में हम थे कि हमारे ना रहने के बाद कोई भी यूथ आगे बढ़कर के अगर उसके अंदर प्रतिभा है तो निश्चित तौर पर वह इस पार्टी में, संगठन में शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच सके। और आज वैसा ही हुआ। भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने है। आप सभी को पता है यहां पर कोई एक व्यक्ति न राष्ट्रीय अध्यक्ष है और ना ही कोई प्रदेश अध्यक्ष है, ना ही कोई एक व्यक्ति संयोजक है। पूरा का पूरा जितने भी पद थे, पूरे पदों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। अब कोरोना के चलते बहुत तेजी के साथ जिस तरीके से हम सोच रहे थे वो काम नहीं हो पाया, लेकिन उसका सल्यूशन हमने निकाल लिया है। अभी आपको आज ही घोषणा हुई है, 5 दिनों की रथ यात्रा चल रही है। अबाउट मान के चलिए कि 50, वैसे तो अभी काउंटेड जो है हमारे लिस्ट में 57 है। 50 पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां एक मंच और एक प्लेटफॉर्म पर आ चुकी हैं, जिसका नाम दिया गया है भारतीय महागठबंधन।
और उस गठबंधन का उद्देश्य प्रेजेंट में 2022 के चुनाव में सक्रिय भूमिका दिखाते हुए उत्तर प्रदेश को एक स्वतंत्र मुख्यमंत्री देने का है। तमाम पार्टियां जो अभी भी इधर उधर भटक रही हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है कि वे सब एक साथ आएं। भले ही आपके पास जनसंख्या बल ना हो, ऐसे अक्सर तमाम लोग ये कहते हैं कि अगले के बाद संख्या बल नहीं है, केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं या 20 लोग हैं, 50 लोग हैं, मैटर नहीं करता है। आपके अंदर कुछ ना कुछ तो जुनून था जो आपने पार्टी बनाई। और हम कहते हैं अगर एक राष्ट्रीय अध्यक्ष ही सामने आ जाए, तो अगर 100 लोग हमारे सामने हो जाते हैं तो कम से कम हम 100 सीट पर दमदारी से तो लड़ सकते हैं। और अगर एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें तो वे 100 सीट के बदले 4-4 सीट पे अगर लड़ना शुरू कर देगा तो उत्तर या लड़वाना शुरू कर देगा तो उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर कब्जा करना और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाना, ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे पता है हमारे प्रदेश की जनता एक विकल्प की तलाश में है और उसको विकल्प नहीं मिल पा रहा है। हमने बीआरपी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसे गठबंधन की जरूरत नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कोरोना के चलते अभी किसी भी विपक्ष की तैयारी पूर्ण नहीं हो पाई है और मोदी योगी और अखिलेश माया ये ऑलरेडी जड़ जमा के बैठे हुए हैं। इनको कुछ तैयारी करनी ही नहीं है। ये तो अपना कैंडिडेट उतार देंगे, इलेक्शन पड़ेगा, कोई इधर कोई उधर जाएगा और कुछ ना कुछ वोट मिट जाएगा, कहीं जीतेंगे कहीं हारेंगे। भगवान भरोसे जो मिल गया कटोरे में आ गया, सब ओके है। क्या पता लग बाई चांस मुख्यमंत्री ही बन जाए, फिर 5 साल राजा भैया आराम की तरह खाएंगे और ठहराएंगे। तो साथियों, आपके वोट में बड़ी पावर है। अगर आप चाहें तो निश्चित तौर पर भारत देश की दिशा को बदल सकते हैं, समाज की दिशा को बदल सकते हैं। और जैसा मैं देख रहा हूं कि समाज में तमाम जो हत्याएं हो रही हैं लगातार, इन हत्याओं पे आज के अगर मैं 2 साल पहले की मैं बात करूं तो कोई बोलता भी नहीं था। तमाम नेता आपके स्वामी प्रसाद, केशव प्रसाद, इधर बाबू सिंह कुशवाहा हैं, उधर और छोटे मोटे जो भी दल थे, केशव देव मौर्य जी, ये कोई बोलता नहीं था। ये तो जब हम जैसे लोग आए तो कहीं हम आगे ना बढ़ जाएं, इस वजह से ये लोग उसको रिकवर करना शुरू किए हैं। ठीक है, हम आलोचना नहीं करेंगे और न करना चाहते हैं, लेकिन मेरा मतलब है कि कोई भी काम देखा दाखी ही सही अगर बेहतर हो जाए तो निश्चित तौर पर मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। तो साथियों, उत्तर प्रदेश के अभी वर्तमान में बेस्ट विकल्प के फॉर्म में आपका महागठबंधन आ रहा है। हम लोग 403 सीटों पे कैंडिडेट उतार रहे हैं और आप में से जो भी भाई मेरी बात को सुन रहे हैं, स्वतंत्रता पूर्वक अगर आप विधायक बनना चाहते हैं, ईमानदारी पूर्वक अगर आप विधायक बनना चाहते हैं, तो आप अपनी इच्छा अनुसार सीट का सिलेक्शन कर लीजिए और हमसे संपर्क करिए, क्योंकि कुछ दिनों में बहुत ही जल्दी जो सीटें फिक्स हो जाएंगी या सीट दे दी जाएंगी या उनका बंटवारा कर दिया जाएगा, फिर उस पर विचार विमर्श नहीं होगा। ये मायावती की पार्टी, अखिलेश की पार्टी या बीजेपी पार्टी नहीं है कि जहां पर पैसे और आपकी गुंडागर्दी और आपके वर्चस्व और आपके किसी और दबंगई के कारण टिकट एक के हाथ से छीनकर और आपको दे दिया जाएगा। साथियों, बड़ी उम्मीद के साथ हम आपसे विनम्र अपील करेंगे कि अपना साथ सहयोग बनाए रखिएगा और निश्चित तौर पर 2022 में हम बीआरपी की सरकार नहीं कहेंगे, हम महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। हमें पूर्ण पता है कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो योगी मोदी सभी से ऊब चुकी है और वो बेहतर विकल्प की तलाश में है। कभी कभी लोगों के द्वारा आपने ये कहते हुए सुना होगा कि महागठबंधन या कोई भी गठबंधन सफल नहीं होता है।
मैं भी मानता हूं इस बात को, लेकिन आप हम पर विश्वास रखिए, जहां पर हम रहेंगे वहां पर आपको कभी निराश नहीं होने देंगे। साथियों, आप लोगों ने कई कमेंट्स किए हुए हैं और मैं कमेंट्स के माध्यम से अगर आपके कोई प्रश्न है तो मैं उसका उत्तर देना चाहूंगा। सुरेश जी, पुष्पिंदर जी, होरीलाल साकिया जी, अशोका राज, बिल्कुल, शबाना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सुरेश जी ने लिखा, हमारे देश के प्रधानमंत्री बगैर औलाद के हैं, उन्हें औलाद का क्या कदर करेंगे। नहीं, ये देखो, कमेंट लॉजिकल होना चाहिए। भगवान बुद्ध के पास सब कुछ था, उन्होंने सब कुछ छोड़ के चले गए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जिस व्यक्ति के पास औलाद नहीं है वो औलाद के दर्द और दुख को नहीं समझता है। ये तो सिर्फ एक कमेंट करने वाली बातें हैं, और जिनके पास औलाद है वो भी घिनौनी हरकत कर सकते हैं। इस पर हम नहीं ज्यादा जोर देंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि हम लोग, अक्सर हम देखते हैं कुछ लोग मानसिक बीमारी से ग्रसित हैं। जैसे जो ये बामन मेश्राम ने जो वायरस फैलाया है समाज में, वो सॉल्यूशन तो नहीं दिया लेकिन लोगों को बीमार जरूर कर दिया है। अक्सर कुछ लोग दिन भर मोदी को गाली दे करके और अपना खाना तो पचा लेते हैं, लेकिन उनके पास सॉल्यूशन नहीं होता है। तो मेरा ऐसे लोगों से निवेदन है कि अगर दिन भर आपके दिमाग में उल्टा सीधा घूमता रहेगा, भगवान बुद्ध ने कहा कि जैसा आप सोचोगे वैसा ही बन जाओगे, तो निश्चित तौर पर, संत प्रकाश मौर्य जी, जय भारत भैया, हाँ, निश्चित तौर पर हम लोग सफल होंगे। तो जैसा हम सोचेंगे साथियों ना, वैसा हम बन जाएंगे। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि शुद्धता, पवित्रता पूर्वक सोचिए। और भारत देश हमारा है, ये तो आपको पता ही है। केवल और केवल हमें सही दिशा में काम करनी है। हमें बीजेपी से, कांग्रेस से, सपा से, बसपा से कोई मतलब ना होते हुए हमें अपना वोट कहां डालना है, इस पर हमें कंसंट्रेट होने की जरूरत है। और अगर आपने वोट का कंसंट्रेशन मेंटेन किया, दारू पैसे पर नहीं बटे, आपने उसको लात मार दिया, तो उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनाने से कोई रोक नहीं पाएगा। एक मुद्दा हमारे बीच में आ रहा है, ईवीएम का मुद्दा, और शीघ्र ही हम ईवीएम मुद्दे को लेकर के सॉल्यूशन निकालेंगे। और आपको बता दें, शायद पहले आपको नहीं पता है, टोटल रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड जितने भी सदस्य बीआरपी के अभी तक बने हैं, और आपको बताऊं कि लगभग 5,60,000 के आसपास लोग बीआरपी से जुड़ चुके हैं। और अभी भी सदस्यता अभियान लगातार जारी है। आप लोगों के इस प्रकार के इंटरेस्ट के लिए, साथ सहयोग के लिए मैं पुनः आभार व्यक्त करूंगा। लेकिन जो सोशल मीडिया है, जितने भी लोग जुड़े हैं गांव के, देहात के, इन लोगों ने सोशल मीडिया को मजबूत नहीं बनाना चाहा। या अभी भी मैं देख रहा हूं, अभी कोई बाबा जी घंटी बजा रहे होंगे, कोई गौ माता नाच रही होगी, या कहीं मदारी कोई सर्कस दिखा रहा होगा, तो मैं समझूंगा रात रात भर बैठ करके आप उसे देखेंगे और अपने जो सगे संपर्क में लोग हैं उनको भी शेयर करेंगे। लेकिन जब बात कहीं पर ज्ञान की होती है तो शायद हम पीछे हो जाते हैं साथियों। और अक्सर एक चीज और मैं देखता हूं कि आरपी मौर्य अभी आपके सामने बैठ करके कुछ मन की बातें शेयर कर रहे हैं। सर, समाज की पार्टियों को जोड़ने का प्रयास हो रहा है कि महान दल, जन अधिकार पार्टी, सम्यक पार्टी। अच्छा, और चलिए ठीक है, मैं उत्तर देता हूं आपका। तो साथियों, मैं ये कह रहा था कि हम लोगों के पास जो सोशल मीडिया है, ये सोशल मीडिया में बड़ी पावर है। वो मीडिया में पावर नहीं है। कई सारे जो स्वतंत्र पत्रकार हुआ करते हैं, आज वे टीवी चैनल को छोड़ दिए हैं।
आज वो स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं और फेसबुक पर आप देखते होंगे, फेसबुक पर दिन भर पत्रकारिता और अपने विचार, अपने कमेंट दे रहे होते हैं। लगातार उनके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, अपनी बात जनता तक पहुंचा रहे हैं। और मैं बार बार बोलता हूं, एक मूवी आपको देखनी चाहिए, ABCD एनीबॉडी कैन डांस। राजनीति कुछ नहीं है, सिर्फ मजाक और जोक है। अगर हम लोग ठान लें और ये ना सोचे कि नहीं योगी आदित्यनाथ ही आएगा, हम कैसे लड़ पाएंगे, मोदी ही आएगा, अमित शाह ही आएगा, हम लड़ नहीं सकते, बड़ी पार्टी है, छोटी, ये सब मैटर नहीं करता। आपके वोट में इतनी पावर है कि आप जिसको वोट देंगे वो जीत जाएगा। लेकिन आप को सक्रिय कौन करता है राजनीति में? मैं आपको बता दूं, आपको सक्रिय करने का काम पार्टियां करती हैं। क्यों करती हैं? जब चुनाव नजदीक आता है तो बड़ी बड़ी रैली हो जाएंगी, हेलीकॉप्टर उतरेगा, टीवी चैनल पे दिन भर बकर 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 शुरू हो जाएगा। फालतू में जो 3-3 4-4 बार मुख्यमंत्री बन गया और कर कुछ नहीं पाया, दिन भर उसका इंटरव्यू होगा, वो कहेगा इस बार ये कर देंगे, उस बार वो कर देंगे, उस बार वो कर देंगे। तो इसी जोकरबाजी के चक्कर में पूरा का पूरा समाज लगा रहता है और उनको लगता है कि अब इलेक्शन का माहौल आ गया। और उसी टीवी के आधार पे एग्जिट पोल जब बताता है कि मोदी कितनी सीट आएगी तो आप मान लेते हो इतनी सीट आएगी, योगी कितनी सीट आएगी तो आप मान लोगे इतनी सीट आएगी, अखिलेश कितनी सीट आएगी मान लोगे। तो मीडिया जिसको दिखाना चाहती है वो दिखा देती है। आप सोचते यार मोदी जीत रहा है, अगर हम अपना वोट आरपी मौर्य को दे देंगे तो हमारा वोट बेकार हो जाएगा, ओह इतना बड़ा अपराध हम कर नहीं सकते हैं। ये सबसे बड़ी भूल है, ऐसा होता कुछ नहीं है। टोटल मीडिया में सब बकैती जो है करते रहते। मैं आपको बता दूं, कभी भी, अच्छा आपने ये बताओ, कभी आपने एग्जिट पोल की रिपोर्ट अगर सुनी होगी तो एग्जिट पोल की रिपोर्ट मतलब एग्जिट करने से पहले कोई आपके पास पत्रकार इंटरव्यू लेने के लिए आया? शायद आपके पास नहीं आया होगा, हमारे पास भी नहीं आया। यहां पे जितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं दावा करता हूं किसी के पास नहीं आया होगा। और अगर हमारे आपके पास नहीं आता तो वो जाता कहां से, रिपोर्ट कहां से लेता है? एग्जिट पोल मतलब रिप्रेजेंट करता है। तो ये सब बेवकूफ बनाने के तरीके हैं और जो पैसा खर्च करेगा उसकी मीडिया दिन भर बकैती करेगी और उसको हीरो बना देगी। और यही राजनीति का फंडा है, चाहे वो चोर है हो, चाहे बदमाश हो, चाहे जाहिल हो, चाहे गवार हो, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है, वे बिजनेस कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करिए और अपने दम पर नेता अगर आप बनाएंगे तो वो नेता आपके लिए काम करेगा। जैसे नरेंद्र मोदी को बनाने वाला अडानी और अंबानी है, मीडिया है, तो अडानी और अंबानी और मीडिया के लिए मोदी काम कर रहा है, इसमें कोई बुराई की बात तो नहीं है ना। वैसे ही अगर उत्तर प्रदेश की सरकार आप बनाओगे तो सरकार आपके लिए काम करेगी, सीधी सीधी बात है। और आप सोचोगे नहीं फ्री में बन जाए सरकार, तो जब फ्री में बनाने के लिए सरकार की उम्मीद करोगे, आरपी मौर्य का सपोर्ट नहीं करोगे, तो आरपी मौर्य सबसे पहले तो बनेगा नहीं। दूसरी बात, अगर बनता है केशव प्रसाद की राह पर चल के थोड़ी देर के लिए, तो आप ये मुझे बताओ कि केशव प्रसाद खुद कहते हैं ना कि मैं बीजेपी के सहयोग से आज उप मुख्यमंत्री हूं, आपके सहयोग से नहीं कहते हैं। तो जब बीजेपी के सहयोग से अगला उप मुख्यमंत्री है तो बीजेपी की करेगा ना, कंसेप्ट एकदम क्लियर है। और आप खामखा उम्मीद किए बैठे रहते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए अपनी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय पार्टी ज्वाइन करिए और बिंदास होकर सत्ता के बाद भी और सत्ता से पहले भी और सत्ता में भी हर प्रकार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हमारी है। बस निवेदन एक ही है कि अगर आपकी समस्या है तो उसे समय से पहले हमें बता दें ताकि हम उसका सलूशन निकाल पाएं। और बहुत सारे ऐसे भाई लोग होते हैं जिनको कानूनी जानकारी भी नहीं होती है, इधर उधर जाके फंस जाते हैं। तो ऐसे सभी भाई लोगों से मेरा निवेदन है, अगर किसी प्रकार की समस्या सोसाइटी में आपको आती हैं तो निश्चित तौर पर आप डायरेक्ट हमें कॉल कर सकते हैं
और सुझाव देने के लिए हम कोई चार्ज आपसे नहीं करते हैं। और निश्चित तौर पर हो सकता है कि मेरा एक सुझाव आपकी ज़िंदगी बदल दे या आपको किसी बड़ी मुसीबत से बचा ले। कल एक भाई का शायद इसी फेसबुक पर होगा, गुड़गांव में रहता, मेरे पास फ़ोन आया शाम के टाइम। बोला सर एक्चुअली एक लड़की है, बदायूं की है, उस लड़की को हमने बुलाया गुड़गांव जॉब के लिए, तो उसकी जॉब हमने लगवा दी। और जॉब लगवाने के बाद वो किसी मैडम के यहाँ काम करती थी और वहाँ से अपना धनोपार्जन करती थी। कुछ दिन में वो कहीं किसी लड़के के साथ रहने लगी या जो है उसके लिए काम करने लगी, तो उस मैडम का इस लड़के के पास फोन आता है और कुछ चीजें रहस्यपूर्ण उसको बताती हैं लड़के को। तो लड़का इसी कानपुर वाली घटना को देखकर बड़ा आश्चर्यचकित रहता है और ये सोचता है कहीं इस लड़की के साथ भी ये घटना ना हो जाए। अब उसको बचाने के लिए उसने उस लड़की के भाई को फोन कर दिया। लड़की को भाई को फोन कर दो तो लड़के के भाई ने थोड़ी देर बाद उसको फोन करके गाली गलौज दिया और बोला कि मैं तेरे को FIR करा दूंगा, जेल में बंद करवा दूंगा एंड सो ऑन। अब वो परेशान हो गया, वो सोचा सर मैं फंस जाऊंगा, ऐसा है वैसा है एंड सो ऑन। हमारे पास फोन किया, बोला सर बताइए मैं क्या करूं इस मामले में। हमने कहा तुमने लड़की की इच्छा से उसको लेकर के आए? बोले हाँ सर। घर वाले भी तैयार थे? हमने कहा घर वाले भी तैयार थे? बोला हाँ सर। हमने कहा ठीक है, आपने उसकी नौकरी लगवाई। अब नौकरी लगवाने के बाद वो क्या करती क्या नहीं करती वो उसका निर्णय है। सारे लोग जो बालिग हो गए हैं, हम किसी के पीछे तो लग नहीं पाएंगे। अब वो लड़की किसी लड़के के साथ अगर रह रही है तो अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी वो खुद करे। हम किसी की जबरदस्ती सुरक्षा तो नहीं दे सकते ना। हमने कहा तुम अपनी नौकरी करो, अगर कोई FIR करता है, कोई आपको परेशान करता है तो मुझे बताना, और जब कोई बात होती है, कोई कहता है आपसे, तो ये बोलिए कि हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, हमने उसकी नौकरी लगाई दी और वो जाने और उसका काम जाने। तो उन्होंने बोला ठीक है सर। उसका माइंड जो है वो संतुलित हो गया, बैलेंस हो गया। फिर मैंने फोन रख दिया। तो साथियों ऐसी ऐसी चीजें हो जाती हैं। अभी आनंद फानन में कोई भी स्टेप उठाता, उस लड़के को डांटता, बोलता या कहता, वो लड़का इसको मार देता या वो लड़की को मार देता, कल तो केस कुछ और बन जाता है। और जब हमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हमें परमिशन देता है लिव इन रिलेशनशिप की, कोई किसी के साथ रहे, हमसे क्या लेना देना है। लेकिन समस्या तब आती है जब उसके साथ अपराध हो जाता है, जैसे कानपुर की घटना। अन्यथा मत लीजिएगा साथियों, सच को जानना और समझना पड़ेगा। अगर कोई भी महिला, कोई भी बहन बेटी ये ठान ले कि उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता है, उसको कोई परेशान नहीं कर सकता है, तो निश्चित तौर पर एक पुरुष नहीं, अगर 10 पुरुष हो तो भी उसको कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं गलती इधर से भी होती है और उस गलती का परिणाम हमें और आपको भुगतना पड़ता है। साथियों इस बात को अन्यथा मत लें। अगर बहन बेटियां मेरी आवाज को सुन रही हैं तो ये मेरी आलोचना ना समझें, अपनी कमजोरी ना समझें, लेकिन अपने आप को सुरक्षित करने के लिए आपको खुद कदम बढ़ाना पड़ेगा, खुद आपको रानी लक्ष्मीबाई बनना पड़ेगा। इसी के साथ साथियों मैं आज अपनी बात को विराम देता हूं और फिर नए पॉइंट को लेकर के आपके बीच में मिलता रहूंगा। यहां पर मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग जन अधिकार पार्टी से हैं जो लगातार कमेंट करते रहते हैं और बिना कुछ सोचे समझे लिखते रहते हैं। खैर मैं आज का विषय बिंदु समाप्त हो गया है। किसी दिन मैं इसी पॉइंट को लेकर के आपके बीच में उपस्थित होऊंगा तो पूरा डिटेल और पूरा फाउंडेशन में लेकर के तब पूरी की पूरी चर्चा मैं आपसे करूंगा कि आखिर जन अधिकार पार्टी क्या है और क्या करना चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद।